तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में तमाम मिथ, तमाम रहस्य भरे पड़े हैं। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिनकी सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं आई। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिसके बारे में ये पता ही नहीं चला कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय कहानी है। कहानी एक कब्र और उस कब्र के ऊपर लगी एक मूर्ति की है, जो कि ब्रॉन्ज की मूर्ति है। और ये कहानी है 1870 की। हर दौर में जब जहाँ जहाँ मीडिया रही है तो बहुत सारे लोगों को मीडिया से शिकायत भी रही है। ख़ासतौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है या राजशाही है, तो उन्हें कभी पसंद नहीं आता कि मीडिया उनके खिलाफ कुछ बोले या कुछ लिखे, या अब आज के दौर में टीवी है तो कुछ दिखाए। नेपोलियन बोनापार्ट, बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ी हो, इस हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास। तब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट III उस दौर में गद्दी पर थे और उनकी हुकूमत थी। उनको भी हुकूमत में रहते हुए करीब 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। और उस वक्त कई सारे फ्रेंच मीडिया थे, न्यूज़पेपर भी निकलता था। ऐसा ही एक अखबार था जिसका नाम था ला मर्सिलेज। अब ये ला मर्सिलेज एक्चुअली फ्रेंच नेशनल एंथम भी है, उसको इसी नाम से कहा जाता है। और इत्तेफाक से जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इस बार 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, तो वहाँ का एक न्यूज़पेपर था ला मर्सिलेज। और ये ला मर्सिलेज जो था, ये किंगडम के खिलाफ था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो हुकूमत थी लगातार उसके खिलाफ लिखा करता था। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत सारे कज़न भी थे। अखबारों में शाही परिवार के लोगों के बारे में अलग अलग कभी एडिटर्स लेटर में भी खबरें छपती रहती थी। 1869 में ऐसी एक खबर छपी, और ये खबर थी नेपोलियन बोनापार्ट के एक कज़न की, पियरा बोनापार्ट। उस कज़न के और उससे रिलेटेड जो लोग थे उसमें कुछ लेडीज़ भी थी। तो इससे वो नाराज़ हो गया। एडिटर जो थे उस वक्त उससे अपनी नाराज़गी जताई। अब शाही परिवार के खिलाफ पंगा लेना तो कुछ भी हो सकता था। तो फिर ला मर्सिलेज के न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि चलो इस झगड़े को ख़त्म करते हैं। और उन्होंने अपने सबसे होशियार, सबसे सुलझे हुए जर्नलिस्ट, सबसे अच्छे रिपोर्टर विक्टर नुआर, यही नाम था, विक्टर नुआर को, जो नेपोलियन बोनापार्ट III के कज़न थे, पियरा बोनापार्ट, उनके पास भेजा कि जाओ तुम कुछ समझौता कर लो, देख लो क्या कुछ होता है। तो 1869 से इस समझौते की शुरुआत चलती रही, बात होती रही, लेकिन बात बनी नहीं। धीरे धीरे कई बैठकें हुई। लास्ट 11 जनवरी 1870, 11 जनवरी 1870 की बात है। लगभग साल भर हो गए थे, अखबार से नाराज़गी चल रही थी शाही परिवार की। तो फिर जो अपने विक्टर नुआर है वो पहुंचे पियरा बोनापार्ट के पास, कज़न के पास नेपोलियन के, और जाकर उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे एडिटर साहब ने कहा है फलान, जो भी एक मैसेंजर के तौर पर। लेकिन उस दिन जो पियरा बोनापार्ट था उसको गुस्सा आ गया, और उस गुस्से में उसने अपनी पिस्टल निकाली और सीधे विक्टर नुआर की तरफ तान कर गोली चला दी। विक्टर नुआर वहीं फर्श पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो फिर न्यूज़पेपर तक खबर पहुंची। अब एक पॉपुलर न्यूज़पेपर जो फ्रेंच वहाँ का, जिसका नाम ही वहाँ के नेशनल एंथम पर उस अखबार को निकाला जाता था, ला मर्सिलेज, उसके एक जर्नलिस्ट को एक शाही परिवार के शहजादे ने, क्योंकि वो प्रिंस था, उसने गोली मारी तो उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। और इस राजशाही के खिलाफ तब तक लोग जागरूक भी हो रहे थे, लोकतंत्र की आवाज़ भी उठ रही थी। तब जब एक जर्नलिस्ट की मौत की खबर आई और उसके पीछे की कहानी अखबार में चूंकि लगातार छप रही थी तो लोगों को पता था, तो अपोजिशन को बड़ा मौका मिल गया जो इन सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने विक्टर नुआर की मौत को एक तरह से एक मुद्दा बना दिया और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। अब इसके बाद विक्टर नुआर के अंतिम संस्कार था, तो लाश के साथ पूरी एक रैली निकली। और कहते हैं कि उस दौर में शाही परिवार के खिलाफ जाकर करीब 1 लाख लोग सड़क पर उतर आए और उसकी लाश के साथ विक्टर के वो कब्रिस्तान तक पहुंचे, सिमेट्री तक, और फिर उसे दफनाया गया। अब लोगों में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा था। लेकिन 1870 ये बात है, जनवरी की, जब ये डेथ हुई थी, कुछ वक्त गुजरा और सितंबर 1870 आ गया। सितंबर 1870 में पर्शियन ने फ्रांस पे हमला किया और फिर राजशाही खत्म हो गई, उनका कब्जा हो गया। तो जो विरोध में आवाज़ उठा रहे थे सब, मामला थोड़ा दब गया। अब ये भी हुआ कि विक्टर नुआर की बात भी लोग भूल जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 21 साल बीत गए। 1870 को जब गोली मारी गई थी विक्टर को, 21 साल के बाद अब लोगों को याद आया विक्टर नुआर। तो उन्होंने कहा कि विक्टर नुआर
कि जहां पर कब्र है उस कब्र से उसकी लाश को निकालकर पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दोबारा दफनाया जाए। उस ताबूत को निकाला जाए और ताबूत समेत एक दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया गया था, तो वहां से उस लाश को निकाला गया। और अब जो पेरिस का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसका नाम है पेरेलिसे। तब यह हुआ कि विक्टर की लाश को पेरिस के सबसे बिगेस्ट जो कब्रिस्तान है पेरेलिसे, वहां पे उसको दफनाया जाएगा। लाश निकाली गई बाकायदा तमाम धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से और ले जाकर अब पेरेलिसे की एक कब्र में उस ताबूत को रख दिया गया। कब्र नई बन गई। अब विक्टर नुआर को पेरी बोनापार्ट ने जो गोली मारी, वो कहानियां उस वक्त थी। उस वक्त विरोध प्रदर्शन हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोग उसकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो जब ये कब्र का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी मीडिया में खबर आई। तो 21 साल के बाद विक्टर नुआर एक बार फिर से जिंदा हो गया। जब जिंदा हुआ तो उसके कुछ चाहने वाले उन्होंने कहा कि इस जिंदा होने को कुछ भुलाया जाए। तो फिर तय हुआ कि विक्टर नुआर की एक मूर्ति बनाई जाए, एक ऐसी मूर्ति जो यादगार हो। अब इसके लिए बहुत ढूंढा गया, आखिर में एक मूर्तिकार मिला जो बहुत ही नामी था उस वक्त। उससे कहा गया कि आप एक मूर्ति बनाओ, हमें पता नहीं कैसी मूर्ति है लेकिन अच्छी होनी चाहिए, और क्या सब्जेक्ट कैसे आप बनाओगे वो आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो ब्रॉन्ज की मूर्ति होनी चाहिए। अब जिस मूर्तिकार को यह काम सौंपा गया उसने कहा कि ऐसी कैसी या कौन सी मूर्ति बनाएं जो लोगों को यादगार और उस मूर्ति के जरिए उसका भी नाम और ज्यादा हो जाए। उसने बहुत सोचा। जब जनवरी 1870 में विक्टर का कत्ल हुआ था तो उस अखबार ने जिसमें वो काम करते थे, ला मर्सिलेज, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन छापा था, कैसे गोली चली, कैसे वो गिर गया फर्श पर, और उस वक्त कैसे लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उस दिन विक्टर ने क्या कपड़े पहने थे, क्या जूते पहने थे, ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ एक स्केच बना था क्राइम सीन को डिस्क्राइब करते हुए। तो वो स्केच भी अखबार में छपा था। बहुत सोचने के बाद मूर्तिकार ने अचानक, अब चूंकि विक्टर के बारे में उसे पढ़ना लिखना भी उसे जानना है, उसे उस स्केच उसने देखा। स्केच देखने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना विक्टर नुआर गोली लगने के बाद जब फर्श पर गिरा और उसने दम तोड़ा तो उस आखिरी मूवमेंट की मूर्ति बना दी जाए। इसके बाद उसने ब्रॉन्ज की मूर्ति बनानी शुरू की। मूर्ति बनकर तैयार, और वो वाकई मूर्ति बेहद शानदार बनाई। हूबहू विक्टर का फेस, उसके नाक, उसके लिप्स, कान, कद काठी, साइज। अब जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी, जिन लोगों ने बनाया, जो लोग इसके पीछे थे, उन्होंने कहा कि अब इस मूर्ति को कहाँ लगाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि इस मूर्ति को इसी पेरेलिसे कब्रिस्तान में विक्टर नुआर के कब्र के ऊपर रखी जाए। आइडिया सबको पसंद आया। अब उस मूर्ति को ले जाकर उस कब्र पर लिटा दिया गया, तो फिक्स कर दिया गया एक तरह से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही मूर्ति है जो बनाई गई थी। अब मूर्ति को उस कब्र पर रख दिया गया। कुछ लोग शुरू में आए, जो सारी चीजें हैं उन्होंने मूर्ति देखी, चले गए, और एक तरह से लगा कि अब विक्टर नुआर की कहानी एक बार फिर से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो कब्रिस्तान था पेरेलिसे, पेरिस का सबसे बिगेस्ट कब्रिस्तान, अब जब बड़ा है तो इसका मतलब है कि हर रोज वहां बहुत सारी लाशें आते होंगी, बहुत सारे ताबूत आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे उस आखिरी घड़ी का गवाह बनने के लिए। तो उस कब्रिस्तान में डेली सैकड़ों लोग आते थे, और जब वो गुजरते तो इकलौता एक कब्र था जिसको वो देखते कि इस कब्र के ऊपर एक मूर्ति रखी है। उस मूर्ति की कहानी वहां चर्चा में थी, सभी को पता था, मीडिया में खबर छपी थी। तो उन्हें पता था ये विक्टर नुआर एक जर्नलिस्ट है जिसको नेपोलियन बोनापार्ट III के कजिन ने गोली मारी थी। मूर्ति देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कब्रिस्तान में बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं भी आती थी। तो कहते हैं कि शुरुआत ऐसे हुई कि एक रोज कब्रिस्तान में कुछ लोग एक किसी मुर्दे को दफना कर लौट रहे थे, उसमें कुछ महिलाएं थी। अचानक उनकी नजर पड़ी और वो इतना क्यूट मूर्ति लगा कि उन्होंने जाकर पहले उसके पेशानी पे, फिर उसके लिप्स पे किस कर दिया, और वो वहां से निकल गई। इसके बाद फिर ये कई और आए, वो बड़ा खूबसूरत लगता, वो कोई हाथ पे किस कर देता, कोई गाल पे किस कर देता, कोई लिप पे किस कर देता, और वो निकल गए। अब फिर धीरे धीरे यहीं से रहस्य शुरू हुई कि अचानक पेरिस के अंदर एक रूमर उड़ा, अफवाह ये उड़ी कि इस पेरेलासे कब्र में एक मूर्ति रखी हुई है, एक कब्र के ऊपर, जो एक जर्नलिस्ट विक्टर नुआर की है, और इसको जो भी महिला जिसको कोई औलाद नहीं होती, जिसने तमाम मिन्नतें कर ली, अगर उस मूर्ति को किस करे तो वो मां बन जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और साल भर के अंदर। अब जब ये बात उड़ी तो धीरे धीरे फिर मीडिया में खबर छपी। अब ऐसी बहुत सारी औरतें, महिलाएं हैं पूरी दुनिया में, अपने देश के साथ साथ, जो औलाद की खातिर कहाँ कहाँ नहीं भटकती हैं, दर दर भटकती हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह, हर जगह बाबाओं के पास, कि कहीं से भी उम्मीद मिलती है कि उनकी गोद भर जाए, वो पहुंच जाती है।
तो अछूता इसको लेकर अब विदेश के लोग भी नहीं अछूते। तो अब जब ये बात फैली तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनकी शादी को कई बरस बीत गए, औलाद हुई नहीं, अब वो उस कब्रिस्तान में पहुंचने लगी बिना मुर्दों के साथ। क्यों? बस जाकर विक्टर नुआर की मूर्ति को एक किस करनी है, और उस किस करने से उनको उम्मीद है कि वो मां बन जाएंगी। धीरे धीरे अब तांता लगना शुरू हो गया। अब जब तांता लगना शुरू हो गया तो इसके बाद फिर नई नई कहानी आनी शुरू हो गई। एक आया कि जो मूर्ति को किस करे प्रेग्नेंट तो होती है। दूसरा आया कि अगर वैसी लड़कियां जिनको उनकी मन चाहा वर नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही है, तो वो भी अगर जाए उस मूर्ति के पास और अगर वो उसके राइट फुट दाहिने पैर को छुए तो उनको बहुत ही प्यारा और प्यार करने वाला पति मिलेगा। अगर उसके बाएं पैर को कोई छुए तो उसको ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चा पैदा होगा। तो लिप्स करना, पैर छूना, दोनों पैर छूना, यह जो एक हैट है मूर्ति में, उस टोपी में अगर कोई गुलाब डालता है तो उससे भी उसको मन चाहा पति मिलेगा, औलाद होगी। तो ये सारी चीजें तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। अब और अफवाहें फैलने लगी कि जो मां नहीं बन पा रही हैं वो उस मूर्ति के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अगर उसको जाकर टच करती हैं तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो धीरे धीरे ये बात पेरिस के बाहर तक पहुंच गई। अब हजारों की तादाद में ऐसी महिलाएं हैं या लाखों की तादाद में जिनकी शादी नहीं हुई। सिर्फ अपने देश का मसला नहीं है, तो वहां भी ऐसे कि कोई ऐसा साथी मिले जो मन चाहा हो। तो एक उम्मीद के खातिर ये सब अब सीधे इस पैरेलल से कब्रिस्तान में पहुंचनी शुरू हो गई, खासतौर पर तमाम महिलाएं। अब जब पहुंचनी शुरू हो गई तो कोई किस कर रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई रब कर रहा है। उससे धीरे धीरे ये हुआ कि ये ब्रॉन्ज की मूर्ति बनी थी। उन जगहों पे जहां जहां ये टच करते, किस करते, वो बिल्कुल आप देखेंगे तो चमचमाने लगा, मतलब वहां पे शाइनिंग है। बाकी जगह जो मूर्ति अपने ओरिजिनल कलर में है। तो अब ये हुआ कि अगर इसी तरह से लोग आती रहीं महिलाएं और उसको टच करती रहीं, किस करती रहीं, छूती रहीं, तो ये मूर्ति अपना असली रंग खो देगी। तो अब क्या करें? तो जिन लोगों ने मूर्ति बनाई जो इसके पीछे थे, उन्होंने कहा कि रोकना पड़ेगा लोग, खासतौर पर तमाम औरतों को, लड़कियों को। 2004 में ये बात देखिए कहाँ से चला रहा है। और उसके बाद ये कहानी आती 2004 में। 1870 की बात है ये, जब ये हुआ था, और 1891 में कब्रें का ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद 2004 में ये हुआ कि मूर्ति अपना असली रंग खो रही है। तो वहां के जो मैनेजमेंट हैं या जो भी लोग हैं और इस मूर्ति के पीछे, उन्होंने उस मूर्ति के चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप की खींच दिया, तार लगा दिया और एक बोर्ड लगा दिया कि इस मूर्ति को अगर आप कोई टच करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आसपास हो गया, आप मूर्ति के करीब जा नहीं सकते क्योंकि घेराबंदी कर दी। कहते हैं कि जैसे ये चीज हुई, हजारों महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, बाकायदा उस सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के मैनेजमेंट के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और महिलाओं की तादाद इतनी थी कि आखिर में उन लोगों को झुकना पड़ा। और फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस लिया, उस घेरेबंदी को हटाया और कहा भाई जिसको जो मर्जी आओ, अपनी अपनी मन्नतों के हिसाब से तुम्हारी जो भी श्रद्धा है, आस्था है, आप करो और जाओ। उसके बाद ये दोबारा खुल गया। ये कहानी का एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं, ये भी फैक्ट है, आज तक साबित नहीं हुआ कि इसको छूने से कोई प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन ऐसी औरतों की भी एक बड़ी तादाद थी जो जब इस मूर्ति को टच करके या किस करके गई, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई 1 साल के अंदर। और उससे पहले उनकी शादी को 10, 12, 12, 15 साल हो चुके थे और कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तमाम डॉक्टरों को भी दिखाया। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई और उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने अपने बच्चों को लेकर विक्टर नुआर के कब्र पर पहुंची और वहां जाकर फूल वूल रखे, कई तो वहां पर जाकर तस्वीरें रख दी जो उनका बेबी हुआ। तो ऐसी एक बड़ी तादाद है औरतों की जिन्होंने ये किया। ऐसी बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं की तादाद है बल्कि जो वहां आई, उन्होंने पैर को टच किया, किस किया और उसके बाद उन्हें अच्छा जीवन साथी मिला जैसा वो चाहती थी। वो फिर कपल वहां पहुंचा और कपल ने जाकर थैंक्स के नाम पर वहां रोज रखा। तो ऐसे लोगों की तादाद भी हजारों में है और ऐसे लोगों की तादाद भी हजारों में जो कहते हैं ये सब बकवास है, ये सब अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास सिर्फ अपने यहाँ नहीं चलता, दुनिया में हर जगह है। लेकिन इसका आज तक कोई साइंटिफिक ऐसा कोई रिसर्च या रीजन जो कहे कि हाँ इसको टच करने से कोई प्रेग्नेंट या गर्भवती हो जाए, साबित नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफ हजारों लोगों की उम्मीद और आस्थाएं हैं जो कहती हैं कि यहाँ आने के बाद, किस करने के बाद, टच करने के बाद ही वो माँ बनी या फिर उनकी शादी हुई। तो दोनों पहलू हैं इस किस्से के। लेकिन ये कितना सच है, कितना सही, कितना अंधविश्वास, कितना विश्वास, ये ना कहने की हालत में मैं हूँ। क्योंकि 1891 से 2004 फिर आज 2023 कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया। एक अजीब रहस्य, एक अजीब पहेली है
और कमाल है, और कमाल के लोग हैं दुनिया में, और हर तरह के लोग हैं दुनिया में, और हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की रहस्यमय चीज़ें भी हैं। तो मुझे लगा कि क्राइम तक फैमिली मेम्बर को भी बताया जाए, और साथ में ये भी कहूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे मेल आते हैं जो खासतौर पर पेरिस में भी रहते हैं, फ्रांस के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। पेरिस के मुझे याद है कि कम से कम 15 से 20 तो ऐसे लोग हैं जिनके मेल आते हैं। तो जो भी हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर इस वक्त पेरिस में ये कहानी सुन रही है, मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारी बाकी फैमिली के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, एक बार आप ज़रूर इस कब्रिस्तान के और इस मूर्ति के जो भी कहानी है उसके सच को आप अगर बताएं, दिखाएं या आप मुझे मेल करें तो मैं बाकी लोगों तक इसको कहूँगा पहुँचा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो पेरिस में रहने वाली मेरी फैमिली के लिए ये गुजारिश है कि वो इसके बारे में बताएं। और ये जो पेरेलस कब्रिस्तान है शायद पेरिस का सबसे बड़ा, अगर वहाँ से आप कुछ भेज सके तो सबके साथ शेयर करूँगा। तो आज की कहानी में इतना ही।